हेलो गाइस। होप सो कि आप सब लोग अच्छे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। जैसे कि आप सबको पता है, अपन लिमिटेशन एक्ट कर रहे थे और लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 6 पे आ गए थे। तो आइए हम सेक्शन 6 से इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, अपन लोग सेक्शन 6 पे थे। आप सबको स्क्रीन तो क्लियर ही होगी। सेक्शन 6 एक बहुत छोटी सी बट एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करता है। सेक्शन 6 बात करता है लीगल डिसेबिलिटी की। मतलब अगर कोई पागल है या फिर कोई माइनर है या कोई इंसेन है, तो क्या वो ऐसे में जाके एक सूट फाइल कर सकता है? या फिर आप खुद बताइए, आप अगर पागल है, आप छोटे हैं, आप माइनर, अकॉर्डिंग टू इंडियन माइनॉरिटी एक्ट में जो माइनर की एज है वो आपकी 18 बताई गई है। तो अगर कोई माइनर है, तो क्या एक छोटा बच्चा जाके कोर्ट में आपका सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है? या कोई पागल है जिसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, जो आपका जो जैसे सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है 10-11 में, कि अगर वो इडियट है या फिर वो अनसाउंडनेस है, तो बट यहाँ पे आपका अनसाउंडनेस वाला वर्ड यूज नहीं किया गया। अगर वो अनसाउंडनेस माइंड का है, तो वो कैसे सूट इंस्टीट्यूट करेगा? तो वो तो कर ही नहीं पाएगा। तो जो सेक्शन 6 है लीगल डिसेबिलिटी, वो इसी चीज की बात करता है। when a person entitled to institute a suit, वो entitled है काहे की? सबसे पहले यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात की थी। entitled to institute a suit, एक सूट को इंस्टीट्यूट करने में और एक एप्लीकेशन को बनाने में, या और टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। काहे के लिए? या तो एक सूट को इंस्टीट्यूट करने में और एक एप्लीकेशन बनाने में। वो एप्लीकेशन किस चीज की? एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री की। ठीक है। और हमने सेक्शन 5 में क्या पढ़ा था कि कोई अपील या फिर कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए अदर देन एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री को छोड़ के। बट यहाँ पे क्या बोलते हैं, या तो आपका सूट होना चाहिए या फिर आपकी कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो वो जो आपका सेक्शन 5 था वो आपके अपील की बात कर रहा था और ये आपके सूट की बात कर रहा है। ठीक है। for application for the execution of a decree is at the time from which the prescribed period। हमने पहले भी अपना पढ़ा था 2L में, हमें बताया गया था कि प्रिस्क्राइब्ड पीरियड क्या होता है। तो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड वो होता है जो हम आप उसको कंप्यूट करके निकालते हैं अपने पीरियड ऑफ लिमिटेशन को। इज टू बी रिनॉक्ड, मतलब खत्म हो चुका है। अब माइनर, इंसेन और इडियट, या तो कोई माइनर है या फिर कोई इंसेन है या फिर कोई इडियट है, ही में इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज। मतलब उनके पास उतना ही टाइम रहेगा जब तक उनकी डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी, as would otherwise have been allowed for the time specified therefore in the third column of the schedule, या फिर जैसा उनको टाइम बताया गया है उनके थर्ड शेड्यूल में उसके हिसाब से। तो मतलब सबसे पहले क्या बोलता है, एक पर्सन एंटाइटल है किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए या फिर कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए। काय की एप्लीकेशन? आपकी एग्जीक्यूशन ऑफ आर डिक्री की एप्लीकेशन इज एट द टाइम फॉर विच द प्रिस्क्राइब पीरियड, किस टाइम के अंदर जो टाइम उसको बताया गया। अब वो टाइम तो निकल गया, अब वो पर्सन क्या था? माइनर था। क्या यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो पूछ सकता है कि लीगल डिसेबिलिटी के लिए कौन कौन सी 3 चीजें। तो लीगल डिसेबिलिटी के लिए हमारे पास 3 चीजें यूज की गई, हमारा माइनर, इंसेन और इडियट। तो आपको ये वर्ड्स बहुत अच्छे से याद रखने। वो कई बार क्या कहते हैं, अनसाउंडनेस को भी बता लिख देते हैं ऑप्शन में, बोल देते हैं कि लीगल डिसेबिलिटी में कौन कौन इंक्लूड नहीं होता। तो माइनर, इंसेन, इडियट और अनसाउंडनेस। तो जो अनसाउंडनेस है वो यहाँ पे नहीं किया गया। तो ही में इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन। तो वो कब इंस्टीट्यूट करेगा उस सूट और एप्लीकेशन को? उसी सेम पीरियड के बाद जब उसकी वो डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी, मतलब उसकी जो डिसेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, उसके तुरंत बाद ही, या फिर जो उसको अदर अलाउ करेगा थर्ड शेड्यूल जो आपका है, थर्ड कॉलम जितना आपको टाइम बताएगा आप उस टाइम के अंदर उसको इंस्टीट्यूट कर सकते हो। ठीक है। इसका फर्स्ट क्लॉज ये बोलता है, इसमें 5 क्लॉज हैं टोटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेंस के लिए।
मेंस में ये सेक्शन डायरेक्ट पूछा जाता है लीगल डिसेबिलिटी वाला, तो आप लोग प्लीज अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बोलता है वेयर सच पर्सन इज फॉर एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब पीरियड इज रिनॉक्ड इफेक्टेड बाय टू डिसेबिलिटीज। यहाँ पे तो सिर्फ उसने अपने वन डिसेबिलिटी, यहाँ पे बहुत जर्नल पॉइंट बोला उसने कि मेरे को डिसेबिलिटी थी, मेरी जैसी डिसेबिलिटी सीज होगी, मैं उसके बाद आपका जो सूट है वो इंस्टीट्यूट कर दूंगा, एप्लीकेशन बना दूंगा। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू डिसेबिलिटीज, मतलब उसको एक साथ दो दो डिसेबिलिटीज हो गई। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंट रखिएगा। और वेयर बिफोर हिज डिसेबिलिटी ही हैज सीज्ड, या तो उसकी एक डिसेबिलिटी सीज होती, उससे पहले उसे दूसरी डिसेबिलिटी हो गई। he may institute the suit or make an application within the same period after both the disabilities have ceased। तब वो इंस्टीट्यूट कर पाएगा जब उसकी दोनों डिसेबिलिटी सीज्ड हो जाए, एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड, या फिर उसको कोई और टाइम पीरियड अलाउ किया गया उसके हिसाब से। अब देखिएगा यहाँ पे क्या था, फर्स्ट टाइम बहुत एक जर्नल टर्म बोला, कोई एक माइनर इंसेन और इडियट है, तो जैसे ही वो ठीक हो जाएगा, उसकी डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी, वो जाके अपना सूट इंस्टीट्यूट कर देगा या एप्लीकेशन बना देगा। ठीक है, बट अब यहाँ पे सेकंड वाला दो डिसेबिलिटी की बात कर रहा है, या सेकंड वाला जब उसकी एक डिसेबिलिटी ठीक होती है और उसके बाद मतलब ठीक नहीं थी, वो एक डिसेबिलिटी में रहता है, तभी उसको दूसरी डिसेबिलिटी हो जाती है। तो मतलब इसका आप मतलब बहुत इजीली समझे। सपोज अगर कोई एक माइनर होता है, ही इज 12 ईयर्स ओल्ड, अब वो 12 साल का है तो वो जा नहीं पाएगा। अब वो 18 साल का हुआ नहीं, उससे पहले वो पागल हो गया इन द एज ऑफ 17 ईयर्स। अपन सपोज एक एग्जांपल लेके चलते कि वो 17 साल का था और वो 17 साल में पागल हो गया, तो क्या हुआ, मतलब वो पहले तो एक डिसेबिलिटी से सीट वो हो ही रहा था क्योंकि वो माइनर था, इडियट भी हो गया साथ में, पागल हो गया, वो नहीं जानता क्या सही है क्या गलत है, तो वो इडियट भी हो गया, दो डिसेबिलिटीज हो गई उसके पास। अब वो कब इंस्टीट्यूट करेगा, तो वो सूट तब इंस्टीट्यूट कर पाएगा जब उसकी दोनों डिसेबिलिटी सीज हो जाएंगी। तो जो उसको नॉर्मल टाइम मिलता है वो टाइम, या फिर जो टाइम उसको आपके शेड्यूल में बताया गया होगा वो टाइम। ठीक है, तो आपका फर्स्ट फॉर जनरल क्लॉज की बात करते हैं, सेकंड आपका टू डिसेबिलिटीज की बात करता है। तो क्या बात करते हैं हम देख लेते हैं। अब थर्ड बोलता है वेयर द डिसेबिलिटी कंटिन्यू अप टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन, मतलब वो जो पर्सन था उसकी डेथ तो हो गई, वो मर गया, मतलब पहले वो माइनर रहा, माइनर के बाद वो इतना इंसेन हुआ कि वो मर गया। हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे एंट्री हो गई उसके एलआरस की। आप बहुत अच्छे से कई बार डायरेक्टली पूछते थे कि एलआरस कौन से क्लॉज में आता है, कौन से क्लॉज में हम एलआरस को अलाउ करते कि वो इंस्टीट्यूट करे किसी से। तो हम 6 के क्लॉज 3 में एलआरस आती थी, जब उसकी डेथ हो जाती है, हिज एलआरस में इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डेथ एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउडेड फॉर द टाइम सो स्पेसिफाइड। मतलब अगर उसके एलआरस इंस्टीट्यूट करेंगे सूट को और एप्लीकेशन बनाएंगे उतने ही सेम टाइम पीरियड में जितना कि टाइम उस पर्सन को स्पेसिफाई किया जाता। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ क्लॉज where the LRs where the legal representative referred in subsection 3। हम सेक्शन 3 में LRs को तो लेके आ गए थे कि हमने जैसे देखा था कि हमारे LRs आ जाए। LRs is at the date of the death of the person whom is represented, मतलब अब जिस दिन से जिसकी डेथ हुई है या डेथ से लेके जो पर्सन उसको रिप्रेजेंट करा, जो उसका LRs है, भाई वो भी डिसेबिलिटी हो गई, वो भी पागल हो गया। सपोज उसके चाचा है, अब भाई उसकी डेथ तो हुई, उसके थोड़े टाइम बाद चाचा ने बोला कि चलो ठीक है मैं इसका एलआर बन के चला जाता हूँ। चाचा भी पागल हो गए, चाचा का एक एक्सीडेंट हो गया, उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। अब क्या किया जाए भाई, चाचा भी पागल है, एलआर भी नहीं है, तो क्या होगा। तो जो सेम हमने जर्नल रूल और टू डिसेबिलिटीज वाला रूल पढ़ा था ना, वो ही आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कि जब तक अगर चाचा ठीक नहीं हो जाते, चाचा की डिसेबिलिटी सही नहीं हो जाती, पागलपन नहीं चला जाता, तब तक वो जो सारा टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। या फिर अगर चाचा को दो बीमारियां एक साथ हो गई तो तब उनकी वो दोनों डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाएंगी, तब तक वो चीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज बात करता है नेक्स्ट एंड द लास्ट क्लॉज वेयर अ पर्सन अंडर अ डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी सीज।
यहाँ पे एक पॉइंट है और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना पड़ेगा। वो क्या बोले, वेयर अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, मतलब वो जो पर्सन था वो डिसेबिलिटी में था, एंड ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट एलआर और द ओरिजिनल पर्सन। उसने सिर्फ बोला कोई भी हो सकता है, या तो वो एलआर हो या कोई और जनरली जो पर्सन था जिसको कुछ सूट इंस्टीट्यूट करना था वो। वेयर अ पर्सन अंडर अ डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी सीज, मतलब उसकी डिसेबिलिटी सही हो गई वो उसके बाद मर गया, वो 3 दिन बाद मर गया, बट विद इन अ पीरियड अलाउड टू हिम अंडर दिस सेक्शन। बट वो कब मरा, उस पीरियड के अंदर मर गया जितना टाइम उसको मिला हुआ था। हिज एलआर्स में इंस्टीट्यूट द सूट, तो उसके एलआर्स क्या करेंगे, सूट इंस्टीट्यूट कर देंगे और एक एप्लीकेशन बना देंगे विद इन अ सेम पीरियड आफ्टर द डेथ, या फिर जो after the death as would otherwise have been available to that person that he has not died, और उतने टाइम के अंदर जैसे वो ना मरा हो, ठीक है, वो जिंदा है। मतलब मैं आपको मतलब ये था where a person dies, एक ए है और मतलब एक ए है, ए मर गया तो ए आपका पागल था, पागल होने के बाद वो ठीक हो गया। जो कॉन्ट्रैक्ट का सूट होता है उसका जो नॉर्मल टर्म पीरियड होता है 3 साल, बट वो क्या हुआ, वो ठीक तो हो गया, अब वो 1 महीना ठीक रहा, उसकी डिसेबिलिटी क्या हो गई, डिसेबिलिटी जो थी वो उसकी सीज हो गई, बट वो आपका मर गया क्योंकि उसके पास तो 3 साल, उसने सोचा मैं अभी तो ठीक हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, मैं उसके बाद जाके सूट इंस्टीट्यूट कराऊंगा, बट उससे पहले क्या हुआ, वो आपका मर गया। तो इस सेक्शन के हिसाब से जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको उतना ही टाइम दिया जाएगा जैसे उसकी डेथ ना हुई हो, या फिर जितना टाइम उसके पास बचा था किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट करने में और किसी भी एप्लीकेशन को बनाने में, ठीक है। और अगर यहाँ पे एलआर से मर जाता है तो कोई भी आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे एक पर्सन की बात की है। तो जो इसका मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, जो सेक्शन 6 का क्लॉज 1 है वो बहुत ही जनरल टर्म की बात करती है कि कब पर्सन, अगर पर्सन को सूट इंस्टीट्यूट करना है और कोई एप्लीकेशन बनानी है काहे की, एग्जीक्यूशन की, बट वो क्या है, पागल है, इंसेन है और इडियट है, तो वो कब करेगा, जब उसकी ये जो डिसेबिलिटीज है सीज हो जाएंगी उसके बाद। बट अब अगर उसे 1 साल डिसेबिलिटीज हो जाए तो क्या होगा, तो जब उसकी दोनों डिसेबिलिटी सीज हो जाएंगी वो तब कर देगा। और अगर इसी डिसेबिलिटी के बीच में उस पर्सन की डेथ हो गई तो क्या होगा, उसके एलआर्स आ जाएंगे, और अगर एलआर्स में उसकी डिसेबिलिटीज मतलब उसकी डेथ के बाद एलआर्स भी डिसेबल हो गए तो क्या होगा, तो जो आपका क्लॉज 1 और क्लॉज 2 था वो आपका एलआर्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और अगर वो पर्सन मर तो गया बट अपनी डिसेबिलिटी के बाद मरा, तो जो उसको नॉर्मल टाइम उसका बच जाता वही सेम टाइम उसके एलआर्स को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं, आई थिंक लाइट चली गई है, ठीक है। अब आता है आपका सेक्शन 7, बात करता है डिसेबिलिटी की, डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन। अब डिसेबिलिटी के टाइम पे क्या होता है, अगर एक पर्सन मर जाए तो डिसेबिलिटी बहुत मतलब काइंड ऑफ, ये जो सेक्शन 7 है एक जनरल प्रिंसिपल की बात करते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं ये जो सेक्शन 7 है ये एक्सटेंशन है सेक्शन 6 का। सेक्शन 7 में आपको बहुत जनरली शॉर्ट में समझा देती